रिसेंट जो स्टडी आई है उसमें पाकिस्तान जो है वो लीडिंग हो गया है इसमें डायबिटीज में। 14 साल के बच्चों के अंदर भी अब डायबिटीज आ चुकी। तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। आने वाली जो जनरेशन बच्चे पैदा कर रही है, पोलियो के कतरों के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों को डायबिटीज के लिए भी करवाना पड़ेगी कोई वैक्सीनेशन। आजकल बच्चों में डायबिटीज देखी गई है वो है टाइप 2 डायबिटीज, और उसकी सबसे बड़ी वजह नौजवान बच्चों में वो है मोटापा। बच्चों का वेट बहुत ज्यादा हो गया है और मोटापा होने की वजह क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलना फिरना, एक्सरसाइज बिल्कुल उनकी जिंदगी में है ही नहीं। बाज माएँ तो बड़ा खुश होती है, मेरा बच्चा बड़ा गुपलू सा है, मेरा बच्चा बड़ा मोटा ताजा है। हमारी सोसाइटी में एक ये डिलेमा है कि हम समझते हैं कि जो मोटापा है वो सेहत की निशानी है। अंडर 30 मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या डायबिटीज पाई जा रही है और इसकी तादाद ज्यादा हो चुकी हुई है। किसी भी शख्स का एक खाने के और दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फा है, ब्रेक है, वो 6 आवर्स का होना चाहिए। मेडिकली इट्स प्रूवन। हम क्या कर रहे हैं 6 आवर? हम तो जाते हैं नाश्ता करने के घंटे बाद चाय आ जाती है ऑफिस में, चाय के साथ खाना पीना, बिस्किट, ये वो चीजें चल रही होती हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद फिर एक और चाय आ जाती, लंच, फिर उसके घंटे बाद चाय। तो हम तो कुछ 6-7 खाने खा रहे हैं डेली। कैंपेन्स चलती रहती हैं कि शुगर जो है वो जानलेवा मर्ज है। क्या वाकई शुगर जानलेवा मर्ज है? सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हार्ट, फालिज, बिनाई का मसला, गुर्दे फेल होना, फिर डायलिसिस पे आ जाना, पाँव में जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से जख्म होना, हीलिंग पावर वीक होने की वजह से जख्म का ठीक ना होना, पाँव कट जाना। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आप नहीं ख्याल रखें डायबिटीज का तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग है। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो नए शादीशुदा जोड़ा है, क्या उनको डायबिटीज का भी टेस्ट करवाना चाहिए? जो स्क्रीनिंग है ना वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी होगी आजकल। तो अगर एक कंटिन्यूस स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या एक गवर्नमेंट की तरफ से कि ये साल में हर नौजवान ने जो है ना अपना HbA1c या फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराना है, तो स्क्रीनिंग की वजह से क्या होगा, जो अनडायग्नोज केसेस हैं वो डायग्नोज्ड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, जब भी हमें कोई हेल्थ रिलेटेड मसला दरपेश होता है या हमें कोई ऐसा मामला किसी ऐसी डिस्कशन के लिए जाना पड़ता है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, वो है डॉक्टर शाहिद नदीम का। डॉक्टर शाहिद नदीम अरसा दराज से शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक फ़रिश्ता सिर्फ डॉक्टर बन के उभरे हैं। पूरे पाकिस्तान से और वर्ल्ड वाइड इनके पेशेंट्स हैं जो कि कामयाबी से ये कहते हैं कि उन्होंने शुगर को शिकस्त दी है। और हैरानकुन बात है कि रोटी और चावल छोड़े बगैर शुगर को शिकस्त दी है। ये एक फतेह है जो कि डॉक्टर शाहिद नदीम के नाम है। हम इनसे जानेंगे कि शुगर एक्चुअली ये मसला है क्या, ये मर्ज़ है, ये जानलेवा मर्ज़ है। इस मर्ज़ के पीछे और इस मर्ज़ के साथ कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं और इस मर्ज़ को टैकल कैसे किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 14 साल के बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ आ चुकी है। अब डायबिटीज़ जो है वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर तीसरा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने वैसे सही कहा है कि हर तीसरा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है? हाँ, पाकिस्तान के हद तक तो ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के हद तक के हद तक ये बात नहीं, दुरुस्त है। लेकिन आपका तो वर्ल्ड वाइड एक एक्सपीरियंस है। आप मुख्तलिफ मुल्कों से आपके जो पेशेंट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, दीगर जगह के ऊपर आपसे रब्ता करते हैं। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है या हम देखते हैं अरब कंट्रीज़ में भी या दूसरी कंट्रीज़ में भी है? देखिए, दूसरी कंट्रीज में है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इसकी इंसिडेंस चल रहा है। जो अफ्रीका है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और साउथ ईस्ट एशिया या जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनमें बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी जो रीसेंट जो डाटा या जो स्टडी आई है उसमें पाकिस्तान जो है वो लीडिंग हो गया है इसमें डायबिटीज़ में। BBC की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उन्होंने BBC उर्दू की उन्होंने लिखा हुआ था कि 14 साल के बच्चों के अंदर भी अब डायबिटीज़ आ चुकी है। 11 साल की बच्ची जी। है जिसको जो डायबिटीज़ की शिकार थी। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। आने वाली जो जो जनरेशन बच्चे पैदा कर रही है, जी। उन्हें क्या ये ख्याल रखना होगा कि पोलियो के कतरों के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों को डायबिटीज़ के लिए भी करवाना पड़ेगी कोई वैक्सीनेशन? नहीं, देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ की प्रिवेंशन वैक्सीनेशन का ताल्लुक, ऐसा नहीं है। मैं डायबिटीज़ को वैक्सीन तो कोई नहीं है कि वैक्सीन से प्रिवेंट किया जाए, लेकिन इसकी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो हमारी जो आपने बात की ना यंग बच्चों में 12 साल, 11 साल, 14 साल के बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है, उनमें 2 तरह के केसेज़ हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं जिनको इंसुलिन बिल्कुल बनती नहीं जिनके जिस्म में ऑटोइम्यून प्रोसेस के तहत, उसकी वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है जिसमें इलाज सिर्फ इंसुलिन ही है। सिर्फ इंसुलिन इलाज सिर्फ है? इंसुलिन इलाज, ओह! लेकिन अच्छा, टाइप 1 में टाइप 1 जो
आपने ज़िक्र जो किया है ना, जो इंक्रीजिंग इंसिडेंस है डायबिटीज़ का आजकल ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में नौजवान बच्चे 12, 14, 15 साल के बच्चे जो हैं डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। कौन सी डायबिटीज़? टाइप 2 का। टाइप टाइप 1 तो यंग जनरेशन में होती है, लेकिन उसका रेशो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। वो एक कंसिस्टेंट एक रेशो है जो कि चल रहा है ठीक है। पूरा। लेकिन जो आजकल बच्चों में डायबिटीज़ देखी गई है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, और उसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों में, नौजवान बच्चों में, वो है मोटापा। हाँ, बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और मोटापा होने की वजह क्या है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। बिल्कुल। चलना-फिरना, एक्सरसाइज़ बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। तो बाज़ इस वजह से। बाज़ माएँ तो बड़ा खुश होती हैं, मेरा बच्चा बड़ा गुपलू-सा है, मेरा बच्चा बड़ा मोटा-ताज़ा है, हाँ। तो ये चीज़ खतरनाक है आप कह ये रहे हैं। देखें, जो माँ तो अपने बच्चे को ज़ाहिर है उससे ज़्यादा प्यार की नज़र से कोई नहीं देख सकता ना, वो तो ऑब्वियसली है। और बच्चे, हमारी सोसाइटी में एक ये डिलेमा है कि हम समझते हैं कि जो मोटापा है वो सेहत की निशानी है। हाँ, ये हाँ। आपने देखा होगा अक्सर, बल्कि मेरे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, तो मुझे जब ख़ास तौर पे वो ख़वातीन या वो हज़रात जो थोड़ी-सी पुरानी एज के हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनका जो जुमला स्टार्ट होता है हिस्ट्री देने में, जब वो मैं पूछता हूँ उनसे क्वेश्चंस, तो उनका जो जवाब होता है, कहते हैं कि जी मेरी सेहत पहले बहुत अच्छी थी। तो मैं जब पूछता हूँ कि जी आपकी सेहत पहले कैसी थी, कहते जी मेरा वज़न जो है वो 100 किलो से ऊपर था, और मैं जब मुँह जो है बिल्कुल फैला हुआ था, और मेरा पेट बिल्कुल निकला हुआ था, और मैं बहुत मोटा था, मेरी सेहत बहुत अच्छी थी। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा पहले सेहत बहुत अच्छी थी, तो अब क्या हो गया? कहता अब मैं बिल्कुल स्मार्ट हो गया हूँ, मेरा वज़न गिर गया है, मेरी सेहत ख़राब होगी। अच्छा। तो आप देखें इस बात में, स्टेटमेंट में, कि लोग जो है वो मोटापे को, या माएँ जो अपने जो गुबलू बच्चे हैं उनको जो है, वो जितना बच्चा मोटा होता है वो हुँ, समझता है मेरा बेटा उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा मोटा है, या मोटा मेरी है। बेटी उतनी ज़्यादा सेहतमंद है। असल में ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ अदर वे अराउंड। यानी ये जो हम वेट को हेल्दी समझें, ऐसा नहीं है। मोटापे में जो है वो सेहत नहीं होती। मो जो वज़न है बॉडी का वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जी, बीएमआई जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, जो कि आपकी हाइट और वेट के साथ कैलकुलेट किया जाता है, उससे हम सेहत का पैमाना जो है उसकी वो परखा जाता है। ठीक है, ठीक है? अगर किसी भी इंसान का बीएमआई 26-27 से नीचे है, ठीक। 25 है, हुँ। 24 है, वो सेहतमंद वेट है। बीएमआई मतलब कि जो हम अक्सर देखते हैं वेट लूज़ करने के लिए भी कैलोरी काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें। नहीं, बीएमआई तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, वो ठीक है, वेट को हाइट से डिवाइड करके डिवाइड फॉर्मूले करके के बिल्कुल, उससे बिल्कुल, उससे निकाला जाता उससे है ना, निकाला तो जाता उस पे हम कंसीडर करते हैं कि जी इसका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो बीएमआई है, जो हेल्दी बीएमआई है, वो लेस देन 26 होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हाइट और वेट डाल के। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो है मोटापे की वजह से जो आ रही है, वो इन्हीं बच्चों में आ रही है जिनकी माएँ कहती हैं कि जी हमारे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो सेहतमंद है। जबकि ऐसा नहीं है। वज़न बढ़ने की वजह से बच्चों में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा केसेज़ बच्चों में आ रहे हैं मेरे पास, जो आते अच्छा। हैं क्लिनिक में, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हुँ। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, और फिर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती अब एक स्कूल गोइंग बच्चा है, क्लास मॉन्टेसरी का है, प्रेप का है, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि उनके अगर अगर इस किसी बच्चे को अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसको अब क्योर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो डायबिटीज़ है ना, चाहे वो बच्चों में टाइप 1 हुई है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो क्यूरेबल नहीं है। नहीं है? उसका मुकम्मल जो इलाज होता है ना कि जी क्योर हो गया बस, जी, बीमारी खत्म, खत्म। ऐसा नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, जो किताबों में अगर आप डेफिनिशन, होते हैं ना, हर चीज़ की एक डेफिनिशन होती है, तो जी, डायबिटीज़ की जो मर्ज़ है उसकी जो डेफिनिशन है किताबों में, मेडिकल बुक्स में, वो है इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक। यानी ये क्रॉनिक मीन्स दायमी है, चलेगा, दायमी लंबा चलेगा। चलेगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड इसमें यूज़ है प्रोग्रेसिव। हुँ, प्रोग्रेसिव मीन्स कि ये प्रोग्रेस करेगा, मतलब आज अगर आपकी फ़र्ज़ करें बीमारी जो है फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है? ठीक तो है। वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ेगी, स्टेज 2nd, 3rd, 4th, तो ये डायबिटीज़ इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, ये प्रोग्रेस करता है। क्रॉनिक है, प्रोग्रेस करता है, मतलब ये हुआ कि जब अगर एक दफ़ा हो गई है, तो ये सारी उम्र क्योर नहीं क्योर होगी। नहीं हो सकती। 100% क्योर इसमें नहीं है। ये बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ठीक। फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ। हर दफ़ा कहता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों में ये बड़ी गलतफ़हमी है, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो सोशल मीडिया से फैलाई जा रही है उसके जी। तहत आ रही है, हुँ, या एक मिथ है सोसाइटी में जो पहले से चल रही है चल कि रही ये है। अगर डायबिटीज़ हो गई है तो वो जनाब ठीक हो जाएगी, ठीक हो रिवर्स जाए। हो हुँ, जाएगी, ये कर लें, वो कर लें। हुँ। ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मज़ीद आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अब इसको थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं, पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिएगा कि क्या वाक़ई यंग लोगों के अंदर जो अंडर 30 हैं,
अंडर 30 मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या डायबिटीज़ पाई जा रही है और इसकी तादाद ज़्यादा हो चुकी हुई है? रिसर्च तो ये बताती है कि अब अंडर 30 वाले भी जो अफराद हैं उनको भी डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, बैड फूडिंग हैबिट की वजह से हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो डाटा स्टडीज़ जो हमारे पास होती हैं, जो भी रीसेंट स्टडी आई है जिसमें जो है 26 टू 27% ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो डायबिटिक हो चुकी है। ओहो! और उसमें ज़्यादा तादाद जो है, वो आप सुन के हैरान होंगे कि उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो अभी यंग जनरेशन में यंग आते हैं। जनरेशन में बिल्कुल। यानी आप कह लें कि 26 से लेके जो 45 तक के जो लोग हैं, वो ज़्यादा तादाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार। तो ये जो आपने रेशो बताई, ये बिल्कुल सही बात ठीक है है। कि आजकल मेरे क्लिनिक पे आने वाले भी जो ज़्यादातर लोग हैं, जितनी जो पॉपुलेशन जो मेरे पास आती है, उसमें तकरीबन मैं आई एम नॉट रॉन्ग तो 85% लोग जो हैं, वो इस एज ग्रुप से, जो यंग एज ग्रुप है उसमें, हुँ। जैसे आपने कहा ना, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इससे उनका ताल्लुक है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या डेस्क जॉब है, बैठे रहना, 8-10 घंटे बैठे रहना और मेल-फीमेल दोनों। अब तो ख़ैर जो हमारे अगर ऑफ़िसेज़ में देखा जाए तो अगर 10 मेल हैं तो 10 ही फीमेल हैं। जी, ऐसा जी। नहीं है कि फीमेल पीछे है या ऑपोज़िट जेंडर पीछे है, जॉब बराबर है। तो इसकी वजह क्या एक्सरसाइज़ ना करना और बैड रूटीन को फ़ॉलो करना, रातें जागना, दिन में फिर नींद ना पूरी करना, ये वजह है? देखिए, ये जो यंग जनरेशन में आजकल जो डायबिटीज़ हो रही है, इसमें सबसे जो बड़ी वजह है, वो है अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। अब उस अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं? एक तो हमारी पुअर फूड हैबिट्स, हुँ। ठीक है जी? जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, प्रोसेस्ड खाने, आइसक्रीम्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, बेकरी जी, जी। आइटम्स, जी। ये सारी हमारी खुराक में ज़्यादा होना शुरू हो गया है। पहले ज़माने में हम सिर्फ़ 2 खाने खाते थे। हमारे आबा-ओ-अजदाद नाश्ता किया, फिर रात का खाना खाया, वो भी जल्दी मगरिब के अराउंड खा लेते थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब हम हर वक़्त जो है ना, हमारा मुँह चलता रहता है, हुँ, मंचिंग होती रहती है। हुँ। ऑफ़िस में नाश्ता करके गए तो ऑफ़िस में चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, कोई गेस्ट बिल्कुल। आ गया, चाय के साथ कोई पकोड़े चल रहे हैं, कभी समोसे चल रहे हैं, ये आ गए। उसके बाद लंच का टाइम हुआ, वो भी हैवी। उसके बाद फिर जनाब लंच के बाद फिर टी आ गई। तो ये मल्टीपल मील्स जो हैं, ये जो गैर ज़रूरी मंचिंग है, इससे हमारे नौजवानों को, जो कि ऑफ़िस बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, सेडेंटरी जॉब कर रहे हैं, उनमें ये जो मंचिंग है, गैर ज़रूरी, बार-बार खाना खाना, एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान उनका जो हेल्दी वक़्फ़ा होना चाहिए, वो 6 घंटे का होना चाहिए। हुँ। किसी भी शख्स का एक खाने के और दूसरे खाने के दरमियान जो वक़्फ़ा है, ब्रेक है, वो 6 आवर्स का होना चाहिए। बिल्कुल, मेडिकली इट्स मेडिकली प्रूवन। प्रूवन। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं 6 आवर, हम तो जाते हैं नाश्ता करने के घंटे बाद चाय आ जाती है ऑफ़िस में। चाय के साथ खाना-पीना, बिस्किट, ये वो चीज़ें चल रही होती हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद फिर एक और चाय आ जाती है। फिर लंच, फिर उसके घंटे बाद चाय। तो हम तो कुछ 6-7 खाने खा रहे हैं डेली। ओहो! ये सबसे बड़ी वजह है। और इस उससे हो क्या रहा है कि हमारे नौजवान ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट हो जब रहे ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी आ रही है, तो उससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ है। हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है, एक जिसकी वजह से नौजवानों में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है एक्सरसाइज़ का फुकदान। हमारे जो नौजवान हैं, आप देखें, जब मैं कॉलेज में होता था, बल्कि उससे भी पिछले ज़माना देखें, मैं वालिद साहब से कभी पूछता हूँ कि जी आपके ज़माने में कैसे आप अपना शाम कैसे गुज़ारा करते थे? कहते शाम को तो जैसे ही असर की नमाज़ होती थी, तो हम लोग तो ग्राउंड में चले जाते थे। हुँ। कोई फुटबॉल खेल रहा है, ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में ज़ाहिर है खेली जाती थी। क्रिकेट खेली जाती है, हॉकी उस ज़माने में बहुत, मेरे वालिद साहब कहते हैं हमारे ज़माने में हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी। तो हम जनाब असर के बाद 5 बजे के बाद तो हम ग्राउंड में होते थे, हॉकी खेलते थे, हुँ। ठीक है? क्रिकेट खेलते थे। तो अब क्या ट्रेंड है? अब 5 बजे के बाद गेमिंग करने चले जाते हैं। गेमिंग करने चले जाते हैं, वो वीडियो गेम्स हैं, मोबाइल पे गेम्स हैं, पबजी है, ये है, वो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ें जो है ना, हमारे नौजवानों में अब ये जो सिटिंग, एक तो जॉब सिटिंग प्लस गेम सिटिंग, हुँ। ठीक है? उसके बाद डिस्कशन सिटिंग, तो हर जगह सिटिंग ही है। सिटिंग ही है। कोई एक्टिविटी है ही नहीं, उठ के चल के ग्राउंड में जाना। इवन कि हम अगर पार्किंग में हमें अपनी जो रिलेटेड शॉप है, अगर हम किसी शॉप पे जाना चाह रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अगर उसके सामने हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली, तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है गुस्सा कि चढ़ भाई जाता ये क्या? ये हमें तो दुकान के सामने, मुझे तो अभी ये तकरीबन 5 मिनट के फासले पे गाड़ी खड़ी करके आने पड़े। तो ये वो जो ट्रेंड है, जो कि एक्सरसाइज ना होना और फिजिकली एक्टिव ना होना, ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़
पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी जो है वो ये वजह बन रही है शुगर होने की। शुगर ठीक है। और तीसरी बड़ी वजह है स्ट्रेस। ये मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेस जो है आइंदा आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है ये अगली दो जो पहली दो वजूहत हैं उनसे भी ये नंबर ले जाएगी। स्ट्रेस को हम इसको जरा एलेबरेटली एक्सप्लेन भी करेंगे। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन मैं स्ट्रेस के हवाले से 2-3 आपसे सवाल करूंगा जो कि आगे चल के इस पॉडकास्ट की जान होंगे। जी, अब तीसरी बड़ी वजह स्ट्रेस है। ठीक है, हमारा जो ज़ाहिर है इकोनॉमिक, आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल जो है वो बैकलॉग आया और पाकिस्तान फाइनेंशियली और दुनिया की हर कंट्री में कोरोना के बाद जो है फाइनेंशियल चीज़ें आई हैं जो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और जॉब्स ख़त्म हो गई, जॉब्स चेंज हो गई, नाइट जॉब्स आ गई, डे जॉब्स ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से जो है ना हमारी जो नौजवान जो मिडिल एज हमारी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ा। किसी की जॉब चली गई उसकी वजह से स्ट्रेस, किसी के ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्ट्रेस, किसी की पर्सनल दोस्ती में कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी, तो स्ट्रेस जो है वो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमें अगर ऑफिस जो है वो 8 बजे पहुंचना है तो हमने 8 बजे पहुंचना 8 है। बजे ठीक है, तो अब ज़ाहिर है 8 बजे पहुंचने की वजह से जो रश है, अगर नहीं 8 पहुंचते एक और स्ट्रेस है, यानी पूरे रास्ते में आप ऑफिस जाते हुए एक स्ट्रेस में कि यार मैं कैसे पहुंचूंगा। अब जब ऑफिस में आ गए फिर बॉस का स्ट्रेस, फिर काम का स्ट्रेस। ठीक है, जब ऑफिस खत्म होने लगा तो फिर वापस जाने का स्ट्रेस, घर कैसे पहुंचे। फिर उसके बाद जब घर पहुंच गए तो उसमें बच्चों का फैमिली स्ट्रेस। तो ये जो गैर ज़रूरी स्ट्रेसेस हमने अपने ऊपर सवार कर लिए हैं, ये तीसरी बड़ी वजह है डायबिटीज़ होने की पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। ठीक है, और चौथी बड़ी वजह एजिंग। अब जो एजिंग है वो तो हर एक में होती है, वो पुराने ज़माने में भी लोग बूढ़े होते थे और आज भी एज बढ़ रही है। तो एजिंग भी एक फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि वो तो पुराने ज़माने में जिस तरह लोग बूढ़े होते थे। लेकिन आप एक बात आपने महसूस की होगी कि जो एजिंग थी पुराने ज़माने में, जो हमारे अबाऊजाद थे, दादा थे, दादी थी या परदादा थे, उनमें भी एजिंग होती थी। वो काफ़ी लंबी उम्रें होती थी उनकी, लेकिन वो डायबिटीज़ नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, हार्ट प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? दे आर फिजिकली एक्टिव, बहुत गाड़ियां नहीं थी या कम, साइकिल पे जाते थे दूसरे गांव। ठीक है ना, ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऑफिस जाते थे साइकिल पे जाते, तो वो चीज़ तो खत्म होगी, वो साइकिल ने रिप्लेस किया, गाड़ियां आ गई, गाड़ियों ने फिर हमें आपसे बिठा दिया और बैठ के फिर हम मोटे हो गए और मोटे होके फिर हम डायबिटिक हो गए। तो ये सारा प्रोसेस है। डॉक्टर साहब आपने स्ट्रेस का जिक्र किया, अब मैं एक सवाल आपसे, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सवाल है, लेकिन चूंकि आप सामने बैठे हैं तो इस चीज़ की लिबर्टी हासिल कर रहा हूँ कि आप इस पे बात मुझे एलेबरेटली बात कर देंगे। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो नए शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, जो चाहते हैं अपना, अल्लाह ताला औलाद नरीना जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है उन्होंने, लेकिन वो जब अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं, क्या उनको डायबिटीज़ का भी टेस्ट करवाना चाहिए? क्या उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो डायबिटिक तो नहीं हो चुके हुए, जिसकी वजह से उन रुकावट आ रही है? देखिए ये बात तो आप देखिए, जो स्क्रीनिंग है ना वो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आजकल। और जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि हमने बात की कि आपने भी क्लियर किया कि यंग जनरेशन के अंदर, अंडर 30 के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जी जी तो इसी वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी जी, और ये ज़रूर ये बाकी टेस्ट हम करवाते हैं ना, जो मेडिकल हो गया या जो भी, इसमें आप डायबिटीज़ का टेस्ट ख़ास तौर पे जो HbA1c टेस्ट है उसको हमें रूटीन जो हेल्थ चेकअप्स हैं या जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट हैं उसमें रूटीन में शामिल करना होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी हैं। अगर HbA1c किसी को महंगा लगता है या अफोर्डिंग पावर नहीं है तो फास्टिंग ब्लड शुगर किसी अच्छी लैब से 8 से 12 घंटे की जो फास्टिंग का शुगर लेवल है वो भी आपको फेयर एनफ है डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है। अच्छा, पता है ये क्यों सिग्निफिकेंट है स्क्रीनिंग होना? वजह उसकी ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे मोटापे की वजह से या नौजवान नस्लों में जो प्री डायबिटीज़ की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से, उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं आते। जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, वज़न गिर जाना, ये क्लासिकल सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होते। तो पेशेंट क्या समझता है, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो यहाँ पे वो गलतफहमी का शिकार होता है। तो अगर एक कंटिन्यूस स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या एक गवर्नमेंट की तरफ से कि इस साल में हर नौजवान ने जो है ना अपना HbA1c या फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराना है, तो स्क्रीनिंग की वजह से क्या होगा, जो अनडायग्नोज केसेज हैं, जो कि जिनको पता ही नहीं है, वो डायग्नोज्ड होंगे। उनको टाइमली डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज चलेंगी तो सेहत का म्यार बुलंद होगा। फिर इससे ये फ़ायदा होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, शुगर अनडायग्नोज रहने की वजह से, शुगर लेवल जब अंदर ही अंदर हाई है लेकिन डायग्नोज नहीं हुआ, इलाज नहीं चल रहा, लाइफस्टाइल नहीं उस तरीके से हो रहा, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन जन्म ले रही हैं।
रेटिनोपैथी है, आंखों की बीमारी जो है, नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें, हार्ट अटैक्स, ठीक। नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारी शुगर डायग्नोज ही नहीं हो रही, हो रही पता ही नहीं किसी को कि मुझे है। तो जब पता ही नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा, जी। तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस चलेंगी। तो कॉम्प्लिकेशन से एक बचाव अगर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जो है ये जो शुगर की जो स्क्रीनिंग है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में, हमारी जो मिडल एज जिसके ज़िक्र है, उनमें हमें इसको रेगुलराइज़ करना पड़ेगा, ताकि हम रेगुलरली साल में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर शुगर का टेस्ट कराएँ, ताकि टाइमली इसको डायग्नोज़ किया जा सके। डायग्नोस कीजिए। डॉक्टर साहब, अब ज़रा चलते हैं कि बाज़ जो डॉक्टर्स हैं आप ही की बिरादरी के, वो ये कहते हैं कि जी ये भी नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए, मल्टीग्रेन खाना है, चावल नहीं खाने। और क्या कतखन है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कि सब कुछ ही छोड़ देना उसने और सिर्फ़ एक हल्का-फुल्का खाना ही खाना है, दलिया वगैरह ही खाना है? देखिए, जो हल्का-फुल्का खाना है ना, वो बैलेंस डाइट। देखिए, मैं तो हमेशा से अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी, लेक्चर्स में भी यही कहता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, क्लिनिक पे भी, कि देखें, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। उसकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो आपने ये बात की ना कि कुछ भी नहीं खाना, हर कुछ बंद करके, तो जब कुछ भी नहीं बंदा खाएगा, तो शुगर लेवल हाई होगा? हाई होगा बिल्कुल। नहीं होगा ना। जब आप कुछ खाएँगे ही नहीं, खाएँगे नहीं बिल्कुल, तो फिर वो दवाई की ज़रूरत है? दवाई की ज़रूरत हाँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजी, लो ही होगा शुगर। हाँ, जी शुगर लो ही, अच्छी स्ट्रैटेजी जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल या हेल्थ के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट अगर अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, तो उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और उसमें अनाज भी होना चाहिए उसकी डाइट में, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसकी डाइट में प्रोटीन भी होने चाहिए, उसकी डाइट में वेजिटेबल्स और जो रोटी जो हम खाते हैं फ्रूट्स हैं वो भी होने चाहिए। रोटी जो हम खाते हैं हमें किस आटे की खानी चाहिए? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आटा है वो बगैर मतलब उसको कहते हैं ना, बगैर छने हुए जो आटा होता है, जिसको हम अपने गाँव में भी मिलता है, चक्की का जो खालिस आटा है। खालिस आटा। ख़ास तौर पे वो जो चक्की, हाथ वाली चक्की नहीं होती, जी, उसका खालिस है जिसमें चोकर बिल्कुल मिला हुआ होता है, उसमें से कुछ चीज़ नहीं निकाली जाती। तो ओके। वो सबसे हेल्दी आटा है, जो इसकी 1 आध रोटी सुबह और 1 आध रोटी शाम को डायबिटिक पेशेंट को लेनी चाहिए। आजकल जो मल्टीग्रेन आटे का ज़िक्र किया, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ हुआ है कि उसमें 2-3 अच्छे बिल्कुल हेल्दी किनवा, चना मैं आपको बता देता ओट्स हूँ वगैरह, हाँ, कि उसके अंदर जो रिकमेंड किया जाता है वो किनवा है, काले चने हैं, दीगर चने हैं और बेसन की दाल है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक मल्टीग्रेन का आटा बनता है कि ये जी। बहुत हेल्दी है, ये ये खाना चाहिए। देखिए, ये वैसे भी हेल्दी है। अगर कोई किसी का रिस्क ज़्यादा है, उसको अभी शुगर नहीं हुई और वो अगर मल्टीग्रेन आटे पे आता है या खालिस गंदम पे आता है या ओट्स पे आता है या जौ पे आता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसको आगे जाकर शुगर की बीमारी हो ही नहीं सकती, उसका खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ओके। लेकिन जो डायबिटिक्स हैं, उनके लिए आटा, मल्टीग्रेन आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, इससे क्या होगा, एक तो शुगर स्पाइक नहीं करेगी, इसके अलावा इसमें ज़िंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारे जो सिग्निफिकेंट मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो इस आटे में मौजूद होते मौजूद हैं। होंगे। ठीक है? तो ये डाइट के साथ-साथ आपको न्यूट्रिशन भी देगा, शुगर स्पाइक नहीं करेगा, प्लस अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और आप मतलब मैदे वाली रोटी से या जो फाइन आटे की रोटी से इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे अपनी शुगर लेवल्स में। सही। ठीक, ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएँ कि जो ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, ठीक है? उनके लिए कोई डाइट प्लान सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने कोई अपना टेस्ट वग़ैरह करवाया और वो डायबिटिक निकल आए हैं और वो इसको क्योर करना चाहते हैं या इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, तो क्या डाइट क्या फ़ॉलो करें वो? देखिए, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो जिसका हमने ज़िक्र किया, जो ऑफ़िस जाती है, मिडल एज हैं, आप जैसे उम्र के हैं, जी। ठीक है? उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको ना उनको 2 मील्स लेने, 2 मील्स लेने 2 हैं। मील्स लेने, ठीक। हमेशा याद सुबह रखिए। और सुबह का हेल्दी नाश्ता ज़बरदस्त बादशाहों वाला, ठीक है। और रात का डिनर जो कि मगरिब के अराउंड या जस्ट आफ्टर मगरिब वो कर लिया जाए, ताकि बेड टाइम से पहले-पहले, बिस्तर पे आने से पहले 2 ढाई घंटे आपने गुज़ार के आना है। हुँ। खाना खाए हुए और बिस्तर के टाइम पे जो है ना, जो डिफरेंस है, वो फासला वो 2 ढाई घंटे का होना चाहिए। ठीक। इससे 2 फ़ायदे होंगे। क्या? कि एक तो जो खाना जो आपने खाया हुआ है, वो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि थोड़ी-सी फिज़िकली एक्टिविटी आप बेड पे आने से पहले कर चुके कर होंगे। चुके होंगे। तीसरी बड़ी बात जो इसका फ़ायदा होगा, वो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा।
आप ये आज़मा लें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप बेड टाइम से पहले 2 ढाई 3 घंटे पहले डिनर कर लेते हैं और उसके बाद ढाई 3 घंटे 2 ढाई घंटे बाद सोते हैं, तो फिर कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपकी फास्टिंग शुगर लेवल नहीं होती, वो जी। नहीं बढ़ेगी। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं सिर्फ फास्टिंग के साथ कि डॉक्टर साहब फास्टिंग कंट्रोल में नहीं हो रही, ठीक। बाकी सब चीज़ें ठीक है, हमारी फास्टिंग कंट्रोल ही। तो मेरा मशवरा उनको ये होता है कि अगर आपकी फास्टिंग कंट्रोल नहीं हुई तो अपना जो डिनर है वो अर्ली करें, अराउंड मगरिब ठीक। डिनर करें और ढाई 3 घंटे बाद आप बेड पे आएँ। आप देखें आपका फास्टिंग लेवल किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो जो ऑफ़िस जाने वाले लोग, नौजवान जो हैं, उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 मील्स दें। लंच में आपने अगर भूख लगी भी है तो सैलेड से या ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो लें। और ये जो मंचिंग होती है, ये गैर ज़रूरी मीटिंग्स में, या मीटिंग्स तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन ज़रूरी उसमें जो गैर ज़रूरी हम खाना खा रहे होते हैं, चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, पेटीज़ चल रहे हैं, समोसे चल रहे हैं, इसकी पकौड़े जगह चल, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं भूख लगने की सूरत में, लेकिन आपने अपनी जो मंचिंग वाली आदत है कि हर वक़्त जो है मुँह चलता रहे, इससे बचना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है। सोशल मीडिया का दौर है और किसी के पास भी अगर अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर है तो वो कुछ भी कैंपेन चला सकता है। कैंपेन्स चलती रहती हैं कि शुगर जो है वो जानलेवा मर्ज़ है। क्या वाक़ई शुगर जानलेवा मर्ज़ है? देखिए मेरे नज़र से ऐसी बातें गुज़रती रहती हैं सोशल मीडिया पे जो कि मिथ्स हैं, जी। जिनका हकीकत से या मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर जानलेवा मर्ज़ उस सूरत में हो सकती है जब आप इसका ख़्याल नहीं रखेंगे, इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, या इसकी मैनेजमेंट के लिए आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे। अगर आप इसी तरह चने बेचने वालों के से की राह पे या सोशल मीडिया की बेस पे आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे, तो फिर आप इसको समझें कि जानलेवा है। क्या जानलेवा। होगा इससे? होगा ये कि अगर आप इस किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ में आप पड़ेंगे और ऐसी मैनेजमेंट करेंगे जिसका साइंस से या मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, हुँ। और किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप राब्ता नहीं करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। जब कंट्रोल नहीं रहेगी तो कॉम्प्लिकेशंस जन्म लेंगी। जी। कॉम्प्लिकेशन की जो पेचीदगियाँ हैं डायबिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा हैं। हेड टू टो सारे ही बॉडी के पार्ट्स उससे मुतासिर हो सकते हैं अगर आप इसका ख़्याल नहीं ख़्याल रखेंगे। नहीं करें। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हार्ट की, बिल्कुल। हार्ट अटैक, फालिज, बिनाई का मसला, नेफ्रोपैथी, गुर्दे फेल होना, फिर डायलिसिस पे आ जाना, पाँव में जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से ज़ख्म होना, हीलिंग पावर वीक होने की वजह से ज़ख्म का ठीक ना होना, पाँव कट जाना। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आप नहीं ख्याल रखें डायबिटीज़ का, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके। इससे जान जा सकती है। जान जा तो सकती है। इसलिए जो है कहते हैं कि डायबिटीज़ जानलेवा जानलेवा बीमारी। मर्ज़ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप इसको मैनेज कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छे डॉक्टर से दी हुई प्रॉपर डोज़ में प्रॉपर अद्वियात के साथ, तो कभी भी ये कॉम्प्लिकेशंस आप पे नहीं आएँगी। हुँ। जब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगी, तो फिर ये जानलेवा नहीं है, बल्कि ये तो हेल्दी हेल्दी लाइफ़स्टाइल की हेल्दी बीमारी होगी। लाइफ़स्टाइल। तो ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे बुज़ुर्ग हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके घुटने, उनकी पिंडलियाँ, उनके हाथ सूजे रहते हैं या बहुत दर्द रहती है उनके जॉइंट्स के अंदर, और जब वो उनसे पता किया जाता है तो उनको शुगर का मर्ज़ होता है। तो इससे क्योर कैसे किया जा सकता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि पाँव दर्द करते हैं, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोगों की बात है ना, उसमें ज़ाहिर है बुज़ुर्ग लोगों में डायबिटीज़ होती है अक्सर हमारे, क्योंकि एजिंग का भी फैक्टर है इसमें। तो जो डायबिटिक्स है उसमें पाँव की तकलीफ़, टाँगों में दर्द, सूजन, ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी कॉमन है। ये इसके जब बदपरहेज़ी करते हैं तब होती है? देखिए इसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, एक तो वो चीज़ होती है जो एक्यूट सिम्पटम्स होते हैं, कि जब बदपरहेज़ी की, कोई मीठा खा लिया या हुँ। शुगर कंट्रोल ना रखी, तो क्या है, वो शुगर लेवल बढ़ता है। हुँ। तो जब आपका शुगर लेवल बढ़ता है, तो जैसे ही ये 250, 300, 350 को क्रॉस करता है ये लेवल शुगर का, जी। तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। अब ज़ाहिर है हार्ट ऊपर है, टाँगें नीचे हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑलरेडी शुगर हाई होने की वजह से कम हो जाती है। और ख़ास तौर पे कहाँ कम होती है? पाँव में, क्योंकि पाँव इसका में। डिस्टेंस हार्ट से ज़्यादा है। जी। तो फिर ये जो एक्यूट सिम्पटम्स हैं, पेन होना, स्वेलिंग हो जाना, हुँ। दर्द होना, बेचैनी होना टाँगों में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटिक में। पेशेंट। और अगर फ़र्ज़ करें शुगर लेवल कंट्रोल भी है, तो कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो कि पाँव में तकलीफ़ या टाँगों में तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं। सही। उनमें सबसे बड़ी और सबसे कॉमन पेचीदगी है वो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी।
जिसको न्यूरोपैथी, इसको न्यूरोपैथी के नाम से भी याद किया जाता है। जो न्यूरोपैथी है उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जो नर्व्स होती है हमारी, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमाग से मैसेज लेके हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज जा रहा होता है ब्रेन का, उनकी सप्लाई नर्व्स के थ्रू हो रही थी। तो नर्व जो है वो एक समझे पैगाम रसां इदारा है जो कि पैगाम ब्रेन का आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को दे रहा है। ये नर्व्स जो है ये ज़ाहिर है इसकी भी कोई ब्लड सप्लाई होती है। नर्व्स जो है नर्व्स को भी और ऑर्गन्स की तरह, जैसे दिमाग को खून चाहिए, आंखों को खून चाहिए, दिल को खून चाहिए, पट्ठों को खून चाहिए, इसी तरह नर्व्स को भी ब्लड चाहिए, खून चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। क्यों चाहिए? उसमें न्यूट्रिशन है। क्यों चाहिए? उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ होती है, एनर्जी मिलती है। अब ये जो खून है ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स के जरिए जा रहा होता है नर्व्स में। तो ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए या वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, आप शुगर लेवल नहीं मेंटेन कर रहे, सही इलाज नहीं करे, तो क्या होता है कि जो स्मॉल वेसल्स हैं जो कि नर्व्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती है, तंग हो जाती हैं, फिर तंग होकर डेड हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई रुक गई या कम हो गई। तो जब नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको खुराक नहीं मिलेगी, तो क्या वो जिंदा रहेगी नर्व टिश्यू? नहीं ना। जैसे इंसान खाए बगैर नहीं जिंदा रह सकते, जैसे नर्व टिश्यू भी उसको ऑक्सीजन के बगैर या खाने के बगैर नहीं रह सकता। तो नर्व्स डैमेज हो जाती है और क्या करता होता है? न्यूरोपैथी हो जाती है। तो उसके फिर ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, आप मौजूद हैं यहाँ पे और मैं पिछले दिनों कई ऐसी पॉडकास्ट भी और कई ऐसी चीज़ें भी देख रहा था जहाँ ये सुनने को हमें मिल रहा था कि जो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जो शुगर है, जिस तरह खजूर है, शहद है, गुड़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम इनका लेते हैं, इनको यूज़ करते हैं या इनका लड्डू बना के, आजकल बहुत चल रहा है कि वो बादाम और किशमिश और खजूर का वो एक लड्डू सा बना के वो खाएं तो आपकी मल्टीविटामिन सारी पूरी हो जाएंगी। क्या डायबिटिक पेशेंट जो है, मैंने ये सवाल किया था, एक नेचुरोपैथी हमारे डॉक्टर हैं, उनसे ये सवाल किया था कि ये चीज़ें डायबिटिक पेशेंट तो नहीं खा सकते, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो नेचुरली शुगर वाली चीज़ें हैं वो डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। आप साइंटिफिकली बता दें कि क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए जी, ये जो खजूर है, शहद है या शक्कर है या गुड़ है, इसी की नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, नेचुरल जो कार्ब्स हैं, ये वो चीज़ें हैं ना जो कि आपको एक ऑर्गेनिकली ली जाती हैं। देखिए सफ़ेद चीनी जो फैक्ट्री में बनती है और गुड़ और शक्कर, ये सारा उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है ना। बिल्कुल। ये सब चीज़ें गन्ने से आ रही है ना, गन्ने से आ रही है ना, तो शुगर कैन से आ रही है। सफ़ेद चीनी क्या कर रही है, एक आध दो केमिकल प्रोसेस से हटके वो सफ़ेद चीनी बन जाती है। उससे पहले अगर प्रोसेस को आप कर लेंगे, रोक देंगे तो शक्कर बन जाएगी, और उससे पहले गुड़ है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ, मेरी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि चीनी, गुड़, शक्कर और गन्ना, ये सारी चीज़ें बहन भाई हैं, कज़न है आपस में, जो और कज़न है, रिश्तेदार हैं, और ये उतना ही नुकसान करेंगे जितना एक, मतलब एक उतना ही नुकसान करेंगे जितना दूसरा। फैमिली तो एक ही है ना, फैमिली एक ही है। तो लिहाजा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये चीज़ें उसी तरह नुकसानदेह हैं जिस तरह चीनी है, जिस तरह मीठा शरबत है। तो ये जो अगर लड्डू या जो भी आप कह रहे हैं इन चीज़ों से बनाया जाएगा, उसमें भी चीनी वही होगी ना, ज़ाहिर है उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। तो ये किसी भी तौर से जो है ना डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, खजूर। हाँ, उस सूरत में जब डायबिटिक पेशेंट की शुगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, किसी शादी में चला गया है, किसी पार्टी में चले गए, वंस इन अ ब्लू टाइम, ठीक, तो उसमें ये थोड़े बहुत अगर मीठा लेना पड़ता है तो वो शक्कर की फॉर्म में या खजूर की फॉर्म में या शहद की फॉर्म में ले सकता है। लेकिन इसको रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाना तो उसको कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा। तो लिहाजा इस किस्म के लड्डू डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते। हाँ, एक नॉर्मल बंदा जिसको शुगर नहीं है उसके लिए एक हेल्दी शुगर हो सकती है, एक हेल्दी डाइट हो सकती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी मल्टीविटामिन को पूरा करने के लिए क्या चीज़ खा सकते हैं, और उन्हें फ्रूट्स में भी आप देखते हैं कि फुटरस तो होता है, जैसे सेब है, बनाना है, मैंगो है, क्या फ्रूट्स के अंदर भी डायबिटिक पेशेंट को चूज़ करना पड़ेगा कि उन्हें ये फल खाना है और ये नहीं खाना? देखिए फ्रूट्स भी जो है उनके अंदर भी शुगर होती है, ठीक है, वो एक कुदरती शुगर है, चीनी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे अगर डायबिटिक पेशेंट्स को अगर मीठा खाने का दिल कर रहा है तो उनको फ्रूट्स लेने चाहिए, और फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए डायबिटिक्स को जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है
वो कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो आप इजीली किसी भी फ्रूट का आप गूगल पे डालें आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है अगर वो अपना फ्रूट कोई भी फ्रूट ले रहा है तो और देख लेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो अगर इट इज़ लेस देन 35, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फ्रूट का अगर 35 से लेस है तो डायबिटिक पेशेंट उसको ले सकता है। जहाँ तक आपने वाइटामिन और उसका ताल्लुक बताया, तो जितने भी मौसमी फल है उसमें वाइटामिन मिनरल्स बड़ी अच्छी क्वांटिटी में कुदरती तौर पे मौजूद होते ठीक हैं। है। डायबिटिक पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि अगर शुगर कंट्रोल है तो उनको हर किस्म का फ्रूट ले सकते हैं वो, लेकिन उसका पोर्शन कि कितना लेना है और खाने से उसका डिस्टेंस, ये नहीं कि आपने खाना खा लिया और साथ ही फ्रूट ले लिया, ये नहीं करना। अगर फ्रूट लेना है डायबिटिक पेशेंट है तो खाने से पहले लेना है, और ऐसे फ्रूट लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 33 से नीचे हो। मसलन आड़ू, अमरूद, सेब, बेरीज जितनी भी है, स्ट्रॉबेरी है, चेरीज़ हैं, ये जितने बेरीज हैं, ठीक। ये बहुत अच्छे हैं डायबिटिक्स के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है, ये लेने चाहिए डायबिटिक्स को। इसके अलावा जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे आजकल जो है वो मौसम्मी और माल्टा और किनू का मौसम है, ये भी डायबिटिक्स ले सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में। मसलन अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने दर्जन नहीं खा लेने। दर्जन ही खा लें, जैसे एक आम आदमी हाँ। ज़्यादा खा लेता है, तो इन्हें अच्छा, पोर्शन साइज़ का ख्याल रखना है। और अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, फिर नहीं लेना। हम्म, अच्छा, और फ्रूट्स के सिलसिले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँ कि लोगों को ये गलतफ़हमी है, ख़ासतौर पे डायबिटिक्स को, कि जी ये जूस इसका बड़ा अच्छा होता है फ्रूट का। नहीं, जूस वो बोनस है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा है। असल मादनियात, असल विटामिन, असल ताकत जो फ्रूट में होती है, वो छिलके समेत पूरे उसमें होती है फ्रूट में। ठीक। आप अगर उसका जूस निकालेंगे तो वो उसमें सिर्फ शुगर ही जाएगी आपको। शुगर ही जाएगी। तो वो जूस में फ्रूट्स का सिर्फ शुगर कंटेंट होता है, उसका मिनरल, उसका विटामिन उसमें नहीं होता। ठीक। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि अगर आप फ्रूट्स की सही एनर्जी, सही न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप फ्रूट एज अ होल लें, होल लें। इसका जूस ना लें। जूस ना लें। क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कर दीजिए कि जूस के अंदर एक ही टाइम में 6-7 जो फ्रूट जाएंगे, और अगर हम होल एक फ्रूट खाएंगे तो एक खाएंगे, ये वजह भी हो सकती ये है? वजह लोग होता है, ये भी गलतफहमी है कि अच्छा। अगर आप 2-3 फ्रूट को मिक्स करके जूस बना लेंगे तो भाई 2-3 फ्रूट्स का भी फाइबर निकल जाएगा, उसके हाँ। विटामिन्स निकल जाएंगे, आप ठीक। उसका पानी और शुगर कंटेंट ही आएगा। ठीक। तो वो जो जूस में जो होता है वो सिर्फ शुगर ही जा रही होती है, तो वो ना डायबिटिक्स के लिए हेल्दी है ना आम लोगों के लिए। आप अगर 2-3 फ्रूट लेना चाहते हैं तो इकट्ठे खाएं, ठीक। छिलके समेत खाएं, धो के खाएं, दो प्रॉपर एज अ होल फ्रूट लें। ठीक। ये ना करें कि आप उसका जूस ले रहे हैं, ये नहीं करना, ये अनहेल्दी है। डॉक्टर साहब अब सर्दी आ रही है आगे, चूंकि हमारे घरों के अंदर ड्राई फ्रूट्स आम हो जाएंगे, और अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो वो पीनट तो लाजमी खाएगा। अ, मिसाल के आप पाकिस्तान में रहते हैं, ड्राई फ्रूट इट्स एक्सपेंसिव थिंग, कोई नहीं अफोर्ड भी कर सकता तो पीनट तो वो लाजमी खाएगा। हाँ, मूंगफली तो अच्छा सस्ता जी ड्राई बिल्कुल, फ्रूट एक जी। ड्राई फ्रूट है। तो इस बारे में भी बता दें कि ये किस तरह से खाना है, और इसके अंदर जो दीगर मुकव्वियात डाली जाती हैं, ब्लैक किशमिश है और अंजीर है, और फिर खुबानी है, जो दीगर इसके अंदर नट्स और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्स हम खाते हैं, क्या ये हेल्दी है? हम खा सकते हैं? इसके साथ हमें करना क्या चाहिए? नीम गर्म दूध लेना चाहिए, एक जो मिथ बनी हुई है, बता दें। देखिए, ये जो पीनट है, मूंगफली जो है, ये डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है वो वैसे हर तरह का ड्राई फ्रूट डायबिटिक्स के लिए और आम बंदे के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मिनरल्स और ख़ास तौर पे पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के मादनियात इनमें बहुत ज़्यादा आफ्टर मील ले सकते हैं। आफ्टर मील ले सकते हैं, क्योंकि इसका शुगर कंटेंट इतना नहीं होता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नहीं होता इतना ज़्यादा, तो लिहाजा आफ्टर मील भी ले सकते हैं। उसमें सिर्फ जो ये बात है ना कि इसमें इन्होंने जो है किशमिश मिला दी है किसी ने, या इंजीर मिलाई हुई है खुश्क करके, या ड्राई कीवी मिलाई हुई है, जैसे ड्राई फ्रूट जी मिक्स ड्राई बिल्कुल। फ्रूट के फॉर्म में आते हैं, ये डायबिटीज़ के लिए ठीक नहीं है। ये एक आम आदमी नॉन डायबिटिक के लिए तो चलो ये हेल्दी है, लेकिन डायबिटिक बंदे के लिए कि अगर मूंगफली खानी है तो वो आपने इंजीर या खुबानी या किसी और मीठे ड्राई किए हुए फ्रूट के साथ नहीं खानी, एज अ होल लें मूंगफली, ठीक। और उसमें कोशिश करें विदाउट सॉल्ट हो, क्योंकि डायबिटिक्स में अक्सर ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का इशू है,
तो उनको फिर अगर मूंगफली खानी है तो उसमें नमक मिक्स किया हुआ ना हो। भुनी हुई नहीं होनी चाहिए। जी, भुनी भुनी हुई नहीं नहीं, होनी, भुनी हुई ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक ना हो, नमक ना हो। बगैर नमक के भुनी हुई हो, ठीक है। तो वो ले सकते हैं वो। लेकिन उसकी भी ज़ाहिर है एक्सट्रीम तो नहीं, हर चीज़ की एक्सट्रीम मिकदार खतरनाक है। कितनी आप मिकदार उसको क्वांटिटी में आना रवि के साथ आप ले सकते हैं इस हैंडफुल। मौसम में। जी, जी, बिल्कुल जी। हैंडफुल वो ले सकते हैं। और इसके साथ जो दूध है, ये हम कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं? मिल्क के बारे में बता दें कि मिल्क के बारे में कहा जाता है कि जी, ये बाज़ार से जो दूध मिलता है, ये नहीं ले सकते हो और इस तरह के। देखिए मिल्क के बारे में मैं थोड़ा-सा एक बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि देखें पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, बराबर नहीं ठीक है? होती। अगर खालिस दूध करने वाले लोग हैं, मौजूद हैं, जो नेक लोग हैं जिन्होंने अपनी कारोबार को इबादत समझ के जी। करते हैं, तो वो लोग भी मौजूद हैं। तो खालिस दूध अगर आप देख रहे हैं कि वाक़ई खालिस है, वो किसी केमिकल के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाया गया, तो वो तो लें। वो तो हेल्दी है, डायबिटिक्स के लिए भी हेल्दी है और नॉन डायबिटिक्स के लिए भी हेल्दी है। डायबिटिक्स के लिए वैसे मैं ये कहूँगा कि जो मिल्क है उसमें कार्ब्स तो हैं, बिल्कुल। ठीक है, और लैक्टोज़ है उसमें, जो शुगर है, ठीक है? तो आप दूध को मीठे के बगैर लेंगे हुँ। और खाने से फासले पे लेंगे। ये नहीं कि खाने के फ़ौरन बाद आप दूध ले हाँ, लें, रात को जैसे रात खाना की खाया खाने के तो फ़ौरन दूध, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फिर शुगर लेवल हाई कर देगा। अगर आपको दूध लेना है तो उसकी क्वांटिटी 1 गिलास से ज़्यादा ना करें और उसको खाने से कम 2 ढाई घंटे के बाद लें, ठीक है? और सोते हुए ले सकते हैं, बगैर चीनी या बगैर शक्कर या बगैर किसी मीठे के लें, ठीक है? और अगर शुगर ज़्यादा जा रही है, आपको पता ही है आपका शुगर कैसी चल रही है, अगर वेल कंट्रोल नहीं है, तो फिर दूध ना लें। दूध। ठीक। आपने अपनी पहले शुगर कंट्रोल करनी है, फिर इस किस्म के हेल्दी मील्स लेने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ गुफ्तगू की आज दोबारा मौका मिला और ये गुफ्तगू जो थी एक हेल्दी डिस्कशन थी। हमने डॉक्टर साहब से जाना कि शुगर बच्चों में क्यों हो रही है, अंडर 14 में शुगर क्यों बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ क्यों बढ़ती जा रही है, फिर अंडर 30 जो हैं उनमें डायबिटीज़ क्यों बढ़ती जा रही है, और फिर हमने डॉक्टर साहब से लाइफ पैटर्न के बारे में भी जाना कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। हम डायबिटीज़ जो है एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि डायबिटीज़ जानलेवा मर्ज़ है, जबकि डॉक्टर साहब के मुताबिक डायबिटीज़ जानलेवा मर्ज़ है अगर आप इसका ख़्याल नहीं करते। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।